हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आप लोगों को थंबनेल देख करके तो पता चल ही गया होगा इसमें क्या बताने वाले हैं। टोटल आपका इसमें 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसका हिंदी का व्याकरण और किताब से आपका है। अगर आपको आजमाना चाहते हैं कि 40 में कितना नंबर लाते हैं, तो आप इसको बना कर देखिए किस प्रकार क्वेश्चन हम सेट किए हैं, और अंत में बताना है कि 40 में आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में। और हर भाई और हर बहन से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको खुद आजमा लेना है कितना नंबर आप ला पा रहे हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, देखिए। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, बताना है आपको कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति लेखक कौन है, जो कि महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि ललित निबंध है। ललित जो निबंध है किनका है, मछली में से लिया गया है कि बहादुर में से है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि नौबत खाने बात में से है। तो आपको इस क्षेत्र से हमने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में प्यारा सा बताना है बाबू मेरे भाई बहन कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। फिर देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन अगला है कि सर्वनाम का भेद है, एकदम डिटेल में समझिए हर क्वेश्चन, ठीक ना। सर्वनाम का भेद है कौन है, देखिए। तो सर्वनाम का भेद क्या होता है, देखिए। द्रव्यवाचक तो संज्ञा का 5 प्रकार होता है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन संबंधवाचक की संज्ञा नहीं है। क्या है ये, सर्वनाम का भेद है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 बेटी की माँ है, यानी 3 बेटे की माँ है। कौन सी माँ है जिनके 3 बेटे थे, तो बताएंगे आप लोग कौन सा होगा। मंगा माँ, सीता, लक्ष्मी, पपाती, यानी 3 बेटे की माँ कौन थी। तो याद रखिएगा, बताएं हम लोग, आप लोग पढ़ें सीता। कौन होगा, सीता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम देखिए, जैसे तुम, वह, लड़की के लिए लड़का के लिए वह होता है, तुम, वह, आप, है ना। ये सब क्या है, वे लोग, ये सब सर्वनाम है। लेकिन देखिए अच्छा, ये तो विशेषता बता रहा है, तो क्या हो, सर्व विशेषण हो जाएगा। मोहन ये नाउन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो सर्वनाम क्या होता है, वह क्या हो जाएगा, वह एक सर्वनाम है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ए आपका एडजेक्टिव, ठीक ना। चलिए ए प्रोनाउन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन से हम लोग आप लोग मुलाकात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा क्या लिखा गया है, आप लोग बताइए। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है किनके द्वारा, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, मछली। तो रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ क्या है, इनका द्वारा क्या रचित गया है, तो जनतंत्र का जन्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप लोग मुलाकात कराते हैं। देखिए आप लोग, द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए ग्रामर आता है आपका व्याकरण हिंदी में, तो द्वंद्व समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए जिसके बीच में हैपन लगा, यानी माइनस की तरह ये तो हैपन लगा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो में द्वंद्व समास। जैसे और बोलने में देखिए, जैसे रात दिन क्या है, द्वंद्व समास, सुबह शाम, लोटा डोरी, ये सब बोलने में आपको सूट करता है, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। और बीच में हैपन रहता है, इस तरह से दिया हुआ, ठीक ना। क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे ना, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। हमने सब्जेक्टिव में पढ़ाया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। कब हुआ था, मध्य प्रदेश के महू गांव में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश गांव पूछेगा तो महू। अब मान लीजिए पूछ ले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इनका मान लीजिए जन्म पूछ ले तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बताइए। तो बोलेंगे सर 1891 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु पूछ दे तो बोलेंगे सर हमको बताए थे आप 1956 में इनका मृत्यु हुआ था, 1991 में जन्म हुआ था, महू गांव के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और यहीं पे पूछ दे बाबू कि ये हमारे भारत के संविधान के निर्माता कौन है, लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन डिटेल में होगा। अगला क्वेश्चन से आप लोग मुलाकात कराते हैं, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत आप लोग पढ़े होंगे, बताए हैं ना, 20 का सेन साहब और वो आपका गिरधर लाल, जो है सेन साहब और गिरधर लाल की कहानी है। 20 के दांत के कौन प्रमुख पात्र कौन है बताना है। तो खोखा बहुत ही अन्याय करता था। खोखा किसका बेटा था, तो सेन साहब का, बता दिए हैं कि स्टोरी में सेन साहब का
बेटा खोखा था। सेन साहब का एक बेटा था जिसका नाम खोखा या तो कासू था, और सेन साहब के 5 लड़कियां थी। तो खोखा उन लड़कियों पर दबाव देता था, खोखा इकलौता था। उनका बाप जो है ना, सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे या तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। वो किसी भी प्रकार का, यानी सेन साहब के पास एक नई चमचमाती काले रंग की कार थी जो कि खोखा उसको तोड़ फोड़ करता था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये डिटेल में हमने डाल दिया है। आप लोग अगर स्टोरी समझना है तो इसी रीड क्लास पे आप जाकर के स्टोरी इसका पढ़ लीजिए, एकदम 5 मिनट में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, सेन साहब की नई नई मोटर कार किस रंग की थी? अभी बताया ना हमने, आपका काला रंग। कैसा था आप लोगों को पता है, काला रंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आप लोग मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? तो बताइए 20 के दांत लेखक कौन? अमरकांत। अमरकांत है तो अमरकांत तो बहादुर के लेखक हैं। विनोद कुमार शुक्ल मछली के हैं। तो नलिनी बिलोचन शर्मा। क्या होगा? 20 के दांत के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं आप लोग। ठीक है ना, समझ रहे हैं सारे क्वेश्चन? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रकार, प्रकार शब्द में उपसर्ग, देखिए अब क्लियर कीजिए। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय, यहीं पे व्याकरण पूछता है तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए उपसर्ग है ना, ये पूछता है। उपसर्ग का मतलब पहले वाला, क्या बोलेंगे हम लोग? पहले वाला, यानी आगे वाला। क्या बोलेंगे? आगे वाला। ठीक ना, याद रखिएगा। अगर वहीं पूछ दे प्रत्यय, ठीक ना, पूछ दे कि प्रत्यय, ठीक ना, तो प्रत्यय यानी पीछे वाला। क्या होता है? पीछे वाला शब्द को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं बाबू? उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब पहला अक्षर। देखिए तो प्रकाश में क्या है? पहला अक्षर प्रसंग। क्या है? प्रसंग। तो प्रसंग देखेंगे, हम मार देंगे। क्या आसान ट्रिक है ना। अगर मेरा बताने का प्रयास ट्रिक अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। अदरवाइज आप लोग ना तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा बताने का प्रयास, हर क्वेश्चन में डिटेल से बताने का प्रयास अच्छा लग रहा है तभी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक ना। तो अगर उपसर्ग पूछे तो पहले वाला करेंगे। तो प्रसंग, देखिए पहला अक्षर प्र है तो प्रसंग हो गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ देता कि इसका उपसर्ग क्या है, तो बोलते हैं र। क्या होते हैं? र। चलिए अगला क्वेश्चन से आप लोगों को मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बताइए आप लोग। हम बता दिए, स्टोरी में एकदम अच्छे तरह से समझाए हैं। मेरी स्टोरी को जरूर पढ़ लेंगे आप लोग। बहादुर को चोरी पे इल्जाम कौन लगाता है? क्या लेखक लगाते हैं, किशोर लगाता है, निर्मला लगाती है? तो नहीं नहीं, कौन लगाता है? तो बोलेगा सर हमको पता है कौन है। तो निर्मला के रिश्तेदार साहब जो आए थे, रिश्तेदार, वही लोग चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगाए थे। पूछ ले बहादुर कहाँ से आया था? तो नेपाल से। ठीक ना। किस कारण से? क्योंकि उसकी भैंस रखी मम्मी, या भैंस को मारा था, इसके वजह से वो नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए आप लोग। ठीक है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं। नौबत खाने में इबाबत पाठ के केंद्र में है। के केंद्र में है, क्या यानी कहने का मतलब नौबत खाने में इबाबत पाठ केंद्र में है, किसका है? नौबत खाने में इबाबत किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां। किसके द्वारा? बिस्मिल्लाह खां, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है। आपको आजमा लेना है कि आप कितना बना के सही कर पा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पानी किस प्रकार किस संज्ञा का उदाहरण है? पानी किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक में कोई अब व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा। भाववाचक नहीं, बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाववाचक है। द्रववाचक, पानी में द्रववाचक होता है, जैसे अनाज में जो भी पानी, दूध, आपका चावल, आटा, ये सब द्रववाचक। तो पानी द्रववाचक में आता है। क्लियर है ना। क्लियर है। आप कभी भी गलती नहीं कीजिए, बस मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। रसखान किसके भक्त थे? बताइए तो। कृष्ण के थे, आपका राम के थे, विष्णु के थे, शिव के थे? तो रसखान पूछे तो विष्णु के भक्त थे, सॉरी कृष्ण के भक्त। किसका? कृष्ण के। रसखान किसका भक्त थे? तो कृष्ण का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग आंसर दे देंगे। होनहार में कौन सा प्रत्यय? देखिए अभी बताए ना हम प्रत्यय, अगले क्वेश्चन बताए थे उपसर्ग पूछा था, इस बार प्रत्यय पूछा है। तो उपसर्ग का मतलब पहले वाला, प्रत्यय का मतलब पीछे वाला। तो होनहार में देखिए लास्ट में क्या है? हार। क्या है? हुआ कर हार। देखिए हर भी दिया है, आरा भी दिया है, आर भी दिया है। तो होनहार देखिए हुआ कर हार है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए, संधि के कितने भेद हैं? बताइए आप लोग, संधि के कितने भेद हैं? तो बोलेंगे सर हमको पता है। कितना आप लोग जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। संधि के 3 भेद हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि से करके होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका, सुजान सागर किनकी रचना है? ये सुजान सागर किनकी रचना है? प्रेमगन की, गुरु नानक की, रसखान की, घनानंद की? तो याद रखिए घनानंद का है। किसका है? घनानंद का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। क्वेश्चन अगला है आपका पर, हिरोशिमा किस देश में है? तो बताएंगे सर हम जानते हैं
नहीं पता है तो आप लोग हम बता देते हैं। देखिए हिरोशिमा किस देश में है, बोलेगा सर नेपाल में है, जो कि सॉरी जापान में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। कुंवर नारायण बताए था ना, एक वृक्ष वृक्ष की हत्या से है। कुंवर नारायण जो लेखक हैं, वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, जो वृक्ष हत्या कर देते हैं, जो कि बताते हैं चौकीदार की तरह खड़ा रहता था ना। बोले कुंवर नारायण किसके द्वारा रचित कविता है, तो बोलेंगे रचित कविता कौन है, तो बोलेंगे एक वृक्ष की हत्या, ठीक ना। अगला क्वेश्चन से देखिए मुलाकात कीजिए आप लोग, ठीक है ना। आंसर आप लोग लर्न करते जाने, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, पूछता है व्याकरण वीवीआई। तो बोलेंगे सर लंबोदर जो है ना बहुब्रीहि समास है। कैसा है, बहुब्रीहि समास, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए, चोर शब्द का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, जैसे रात का दिन, दिन का रात, ठीक ना। तो आपका चोर का क्या हो जाएगा, नहीं बोलते चोर है तो चोर का उल्टा क्या हो जाएगा, साधु, ठीक ना। आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक, बस सेंस से पकड़ लीजिए। तो नींद का मतलब होता है आलस, जिसको आलस ज़्यादा उसी को तो नींद लगता है ना। ठीक है बाबू, आप लोग छोटे भाई बहन जो भी हैं, आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए सारे क्वेश्चन भी आई है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, क्या जापान है, भूटान है, श्रीलंका है, भारत है। तो बोलेगा सर उगते हुए सूरज का देश हम लोग जापान को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक ना। चलिए आप लोग बता दीजिएगा कि दीपक सर बताए थे। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद किसकी रचना है। तो हमारी नींद किसकी रचना है, अनामिका, कुंवर नारायण, प्रेमघन, वीरेन डंगवाल। तो देखिए आप लोग हमारी नींद किसकी रचना है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, हम नहीं बताएंगे, बहुत बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर दें, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। भाववाचक वो होता है जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाव देता है, क्या देता है। नदी नहीं है, नदी तो नाउन संज्ञा हो जाएगा, राम नहीं है, ये पहाड़ नहीं, ये सब संज्ञा है, ठीक ना, नाउन होता है। लेकिन भाव देता है बुढ़ापा, बुढ़ापा को सिर्फ हम भाववाचक मतलब फील करते हैं, बुढ़ापा को देखते हैं ना कि उसको टच करते हैं, ठीक ना। सिर्फ बुढ़ापा को अंदाजा लगाया जाता है। तो भाववाचक पूछे, बुढ़ापा, बचपन, ये सब, ठीक ना, सुंदरता, ये सब क्या है, भाववाचक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन से आप लोग मुलाकात कीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन सामने, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो मुहावरा आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। सिर उठाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सिर को ऊपर उठाना, जागना, विरोध में खड़ा होना, सिर उठाकर देखना। तो देखिए सिर उठाना का अर्थ सही होता होगा विरोध में खड़ा होना, नहीं बोलता है मेरे सामने तुम सिर उठा के बात करोगे, विरोध मेरे से बात करोगे, विरोध में खड़ा होना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला इस प्रकार है आपके सामने कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, बताइए। तो अशुद्ध शब्द कौन है, आज की रात, आज की ताज़ी खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है, तुम सबसे सुंदरतम हो। तो क्या है इसमें सबसे जो ना अशुद्ध शब्द क्या होगा, तुम सबसे सुंदरतम हो, जो कि अशुद्ध शब्द है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। देखिए भाईचारों का दूसरा नाम, ये कौन से कहानी में पढ़े होंगे, आप लोग याद आ रहा है, हमको तो याद है, बताएंगे, आप लोग बताइए। तो ये भाईचारों का दूसरा नाम क्या है, ये कौन से कहानी पढ़े हैं। तो बोलिएगा सर हम पढ़ाए थे आप हमको, तो बताए थे कौन वाला। तो बोलिएगा भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लिखा गया है, तो यानी थी जाति प्रथा, किसके द्वारा, जाति प्रथा, ठीक ना। जाति प्रथा में हम पढ़ाए हैं, जो कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। तो बोलिएगा सर बताए थे लोकतंत्र, ठीक ना, ठीक ना, भीमराव अंबेडकर द्वारा है जाति प्रथा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन सामने, दही वाली मंगामा कहानी के लेखक कौन है, बताइए। दही वाली मंगामा याद कीजिए, कहानी लेखक कौन है, दही वाली मंगामा जो बेटा बेचा करती थी, क्या सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, सांवरदैया। तो बताइए, ये इसका भी आंसर हम नहीं बताएं, आप लोग कमेंट जरूर बताएंगे, हम बताए हैं बहुत बार, इसलिए क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। दही वाली मंगामा कहानी के लेखक कौन है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब तक में 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क मिला है, आप लोग बताना है। अमराई का कुआं कहाँ है, बताइए। तो अमराई का कुआं शहर में, खेत में, रास्ते में, सभी गलत। तो देखिए अमराई का कुआं का बात करें तो देखिए दही वाली मंगामा जो थी अपने घर से दही बेचने जाती थी, कहाँ पे। तो बोलिएगा सर बताए थे बेंगलोर दही बेचने, एकदम स्टोरी जाके जरूर पढ़िएगा मेरा यूट्यूब चैनल रीड क्लास पे, ठीक ना। तो अमराई का कुआं, तो दही वाली मंगामा जो है ना दूध बेचने कहाँ जाती थी, तो अपने घर से दूर 3 किलोमीटर दूर जाती थी, कोलकाता, ठीक ना। और घर कहाँ था दही वाली मंगामा का, तो बोलिएगा सर वेंकटपुर, कहाँ है, वेंकटपुर। दूध बेचने जाती थी बेंगलोर, घर से 3 किलोमीटर दूर था। तो दही वाली मंगामा का एक बहू थी, ठीक ना, नगम्मा, और उसका एक जो पड़ोसी था गांव का एकदम, वो क्या था, जुआड़ी था, नशेड़ी था, जिसका नाम था रगम्पा, क्या था, रगम्पा।
उसी ने ना, तो बोले अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में, कहाँ था, वही वही रास्ते में जो है ना, ये क्या करता था, ये रगम्पा वही अमराई के कुआं पर उसे रोकता था और पैसा उससे मांगता था दहियोली मंगामा से। क्लियर है, एकदम स्टोरी आप लोगों को दिमाग घुस जाएगा, लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। शादी के बाद मंगामा कौन अपना अलग रहता था, तो याद रखे बेटा ना अलग रहता था, क्योंकि बहू तो थी लेकिन बहुत ऑप्शन में है नहीं, बेटा अलग रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी घर था, तो देवी, ठीक ना, कौन नदी, तो देवी नदी, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है कि मंगामा क्या बेचती थी, बताइए बताइए। बोले सर हम जानते हैं, बताए थे अब स्टोरी में, क्या बताए थे हम, तो बताए थे कि मंगामा दही बेचती थी, अपने घर से बेंगलोर बेचने जाती थी, ये ना बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए ना, मंगू कब से पागल है, बताइए मंगू कब से पागल थी, आप लोग बताइए कि मंगू कब से पागल थी, तो बताएंगे सर तो जन्म से ही पागल थी ना, पागल थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, बताइए लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, बताएंगे। तो देखिए लेखक सुजाता का जन्म जो है ना, या तो देखिए या तो ए नंबर होगा या तो डी नंबर, थोड़ा कन्फ्यूज हम भी हैं, आप लोग देख कर इसका आंसर जरूर बताइएगा हम लोग, ठीक ना, गलत नहीं बताने से अच्छा नहीं होता। कन्फ्यूज है कि 19 का, देखिए 1935 या तो 1955, दोनों में से कोई एक होगा जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दाढ़ी की समस्या, बड़ा बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, यानी बाढ़ की समस्या कौन सी कहानी से बात की गई है, तो याद रखिए बोलेगा सर ढहते हुए विश्वास में हम लोग बाढ़ की समस्या के बारे में पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लास्ट है, आप लोग बता सीता के कितने लड़के थे, अभी तुरंत आगे बताए थे कितने, सीता कितने लड़के की माँ थी, तो 3 लड़के, तो ये ऑप्शन बताना है आपको, तो सीता के कितने लड़के थे, आप लोग तो जान गए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर मेरा प्रयास, मेरे बताने का ट्रिक अच्छा लगा तो हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है इस चैनल से जरूर जुड़ जाएँ, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें अपने परिवार के साथ, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।